जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आप सभी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए ये सारे क्वेश्चन लाए गए हैं। जो सारे क्वेश्चन हैं साथियों, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन अभी तक आपको कराया गया, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो चलिए क्वेश्चन को करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग इसका जवाब करिए, क्या इसका आंसर होगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिए। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य या विवेकानंद? यहाँ पर अद्वैतवाद के सिद्धांत की बात की जा रही है। साथियों, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। ध्यान दीजिएगा, श्री शंकराचार्य आपके अद्वैतवाद के सिद्धांत थे। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अद्वैतवाद की बात की जाएगी तो शंकराचार्य करिएगा, लेकिन विशिष्टाद्वैत की बात की जाए, विशिष्टाद्वैत की बात की जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, विशिष्टाद्वैत की बात की जाएगी तो रामानुजाचार्य करेंगे, और अद्वैतवाद की बात की जाएगी तो शंकराचार्य करेंगे। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा देखिएगा आप लोग। शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में अद्वैत, दो नहीं एक का दर्शन दिया, जिसका अर्थ है ब्रह्मा और जीव एक ही है। इन्होंने 32 वर्ष की अल्प आयु में भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना किया था। इन्हीं के द्वारा 4 मठों का स्थापना किया गया। पहला कहाँ? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ये 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य के द्वारा ही किया गया था 32 वर्ष की अल्प आयु में। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब करिए। किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया और युद्ध त्याग की घोषणा की थी? बताइए, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहत का उल्लेख किया गया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो आप लोग क्या इसका जवाब करेंगे? मास्की शिलालेख, 13वां शिलालेख, 11वां शिलालेख या जूनागढ़ शिलालेख? तो ध्यान दीजिएगा, कलिंग युद्ध के हताहत की बात की जाए साथियों, यह आपका 13वां शिलालेख में इसकी बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसका बात आपका 13वां शिलालेख में किया गया है, आप लोग याद रखेंगे। इस शिलालेख में कलिंग युद्ध जो 261 ईसा पूर्व के विनाश का वर्णन है। इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भेरुघोष का मतलब होता है युद्ध को त्याग करके धम्मघोष अर्थात धर्म को अपनाया था, धर्म को अपनाया। ध्यान से समझिएगा, कलिंग युद्ध की बात किया जाए तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो 13वां शिलालेख में किया गया है। और उसने इस युद्ध के बाद क्या किया था? धम्म घोष को अपनाया था और यहीं से बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत वर्णित है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18। यहाँ पर देखिए, अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, अनटचेबिलिटी के अंत की बात किया गया है। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया? तो ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच साथियों मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, और आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच समानता के अधिकार की बात की गई है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, और आर्टिकल 17 में ही अनटचेबिलिटी की बात की गई है या अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। और आर्टिकल 18 की बात की जाए, यहाँ पर उपाधियों के अंत की बात की गई है। उपाधियों का अंत होगा ऐसा आर्टिकल 18 में कहा गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह एक पूर्ण अधिकार है जिसका उल्लंघन एक दंडनीय अपराध होगा। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसे केवल ऐतिहासिक संदर्भ में समझा जा सकता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी है? आइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। पृथ्वी की आंतरिक परत मुख्य रूप से किन तत्वों से बनी है? सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकिल और लोहा, लोहा और तांबा। तो बताइए 4 नंबर का क्या आप लोग जवाब कर रहे हैं? पृथ्वी की आंतरिक परत किसकी बनी है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, पृथ्वी की आंतरिक परत की बात की जाए तो निकिल और या लोहा का बना है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को नीफे भी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे साथियों। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को नीफे कहा जाता है। कोर का तापमान, ध्यान दीजिएगा, रोचक तथ्य क्या है इसमें, कोर का तापमान सूर्य की सतह से लगभग 6000 सेंटीग्रेड के बराबर होता है, फिर भी अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस अवस्था में है, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद, गलत लिखा है, इसे मंत्री कर लीजिएगा। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थे? कृष्णदेवराय, अकबर, शिवाजी महाराज, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए, अष्टप्रधान की बात की जा रही है। अकबर के नामक मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो यहाँ नवरत्न बोला जाता था, लेकिन यहाँ पर अष्टप्रधान की बात की जा रही है शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज के समय में अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी महाराज आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें 8 मंत्री होते थे, जिनमें पेशवा आपका प्रधानमंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। मराठा साम्राज्य में साथियों पेशवा जो होते थे वो प्रधानमंत्री का पद होता था, इसे आप लोग ध्यान देंगे। शिवाजी महाराज के प्रशासन में इन मंत्रियों को जागीरें नहीं दी जाती थी, बल्कि इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। इनके प्रशासन में साथियों इनको जागीरें नहीं दी जाती थी, इन्हें नगद वेतन सैलरी दिया जाता था, इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है? आइए 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार। क्या इसका आप लोग जवाब करेंगे? रेडक्लिफ रेखा की बात की जा रही है, तो क्या इसका आंसर आप लोग करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, रेडक्लिफ रेखा की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच साथियों क्या है? रेडक्लिफ है। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिएगा, भारत और चीन के बीच की बात की जाए तो मैकमोहन लिख लीजिएगा, मैकमोहन। भारत और चीन के बीच साथियों कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन है, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूसरा एक रेखा कौन है? LAC, वास्तविक नियंत्रण, आपका ध्यान दीजिएगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं, जो इसे LAC बोलते हैं, या लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बीच है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच साथियों डुरंड रेखा है। और ध्यान से ये भी जानिएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे कम सीमा बनता है 106 किलोमीटर का। सबसे कम सीमा बनाने वाले देश की बात की जाए तो अफगानिस्तान है, और सबसे ज्यादा सीमा बनाने की बात की जाएगी तो आप लोग बांग्लादेश करेंगे। तो रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, और भारत और म्यांमार की बात की जाए तो भारत और म्यांमार को साथियों बोलते हैं भारत म्यांमार सीमा रेखा ही बोलते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण 1947 में सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा किया गया था, इसे ध्यान दीजिएगा। रेडक्लिफ कभी भारत नहीं आए थे, और उन्होंने केवल नक्शों और पुरानी जनगणना के आधार पर यह रेखा खींच दी थी, जिसके नाम पर रेडक्लिफ रेखा पड़ा है। 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए क्या आप लोग जवाब करेंगे? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन की बात की जा रही है। इक्वेटर लाइन पर 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? बताइए, इक्वेटर भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111, 121, 101 या 91 किमी? बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का क्या आप लोग आंसर कर रहे हैं? तो देखिए, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर के बीच अधिकतम दूरी की बात की जाए साथियों, अधिकतम दूरी की बात की जाए तो 111.3 किलोमीटर होता है, आप लोग ध्यान देंगे। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, व्याख्या इसकी देखिएगा, इसीलिए हम व्याख्या भी साथ में लेकर आते हैं कि आप लोग समझ पाए, पढ़ पाए और बार बार वीडियो देख के समझ पाए। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, देशांतर के बीच क्या होती है? दूरी कम होती जाती है। ध्रुवों पर पहुंचते ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 0 हो जाती है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? 42, 73, 44 या 74? ध्यान दीजिएगा, चारों संशोधन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 42 नंबर अमेंडमेंट की बात की जाए, यह 1976 में होता है, और इसी अमेंडमेंट को साथियों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है, आप लोग ध्यान देंगे। और 44 नंबर अमेंडमेंट 1978 में होता है, और इसी अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया, और आर्टिकल 300A के बीच रखा गया, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां नंबर संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में होता है। और 74 नंबर अमेंडमेंट की बात की जाए साथियों, ये नगर पालिका से संबंधित है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
इस संशोधन द्वारा 1992 में देखिएगा 73 नंबर अमेंडमेंट होता है और क्या क्या जोड़ा जाता है इसे समझिएगा। इस संशोधन द्वारा 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। बात किया जाएगा कौन सा भाग जोड़ा गया, तो भाग 9 जोड़ा गया है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है पंचायती राज के लिए, इसे ध्यान दीजिएगा। और भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का क्या आप लोग आंसर करेंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। यहाँ पर मानसून की बात की जा रही है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, अरबी, फारसी, लैटिन या संस्कृत। तो बताइए आप लोग इसका क्या जवाब देंगे। मानसून शब्द की उत्पत्ति साथियों अरबी भाषा से हुई है, ध्यान दीजिएगा। मानसून शब्द की उत्पत्ति साथियों अरबी भाषा से हुई है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह अरबी भाषा शब्द मौसमी से बना है, जिसका अर्थ होता है ऋतु या मौसम। मानसून हवाओं के बीच सबसे पहली शताब्दी में एक यूनानी नाविक हिप्पोलस ने की थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। मानसून हवाओं की खोज सबसे पहली शताब्दी में एक यूनानी नाविक हिप्पोलस ने की थी, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे, क्या आप लोग इसका जवाब कर रहे हैं, बताइए। बात किया जाए साथियों स्वामी विवेकानंद की पुस्तक क्या, तो इनके नाम लिखिएगा कर्मयोग। कर्मयोग इन्हीं के द्वारा लिखा गया है साथियों। कर्मयोग की बात की जाए, राजयोग की बात की जाए, ये सारी पुस्तकें स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही लिखी गई है। और सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक आपका स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया और इन्हीं के द्वारा आर्य समाज की भी स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय की बात की जाए साथियों, इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और इनकी एक फेमस पत्रिका थी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम क्या है, तो संवाद कौमुदी। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, संवाद कौमुदी, याद रखिएगा। इनकी एक फेमस पत्रिका है राजा राम मोहन राय का, तो इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और वेदों की ओर लौटो का नारा, वेदों की ओर लौटने का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था और आर्य समाज की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। कब, तो 1875 में, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए। संसद का जो सत्र चलता है मैक्सिमम कितना अंतराल होना चाहिए, 3 मंथ्स, 6 मंथ या 9 मंथ या 1 वर्ष। ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ बात की जा रही है संसद का जो सत्र चलता है, बात किया जाए संसद सत्र का, तो संसद के 3 सत्र चलते हैं, लेकिन यहाँ 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम गैप की बात की जा रही है, तो मैक्सिमम गैप आपका 6 मंथ का होना चाहिए, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। संविधान के अनुसार संसद 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है। 1 वर्ष में साथियों कम से कम 2 सत्र होना अनिवार्य है, लेकिन 3 सत्र चलता है। कौन कौन, आमतौर पे 3 सत्र होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला बजट सत्र जो सबसे लंबा होता है, फिर आपका मानसून सत्र चलता है, फिर आगे चल के शीतकालीन सत्र चलता है। शीतकालीन सत्र साथियों सबसे छोटा होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या रूस। बताइए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है, तो आप लोग इसका क्या जवाब देंगे। ब्लैक फॉरेस्ट की बात की जाए साथियों, यह जर्मनी में स्थित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात किया जाए, यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा साथियों, यह एक जो है ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण है। इसका ब्लैक पर्वत नाम क्यों पड़ा, यह समझिएगा। यह सदाबहार शंकुधारी वृक्ष यहाँ इतने घने हैं साथियों, यहाँ पर जो सदाबहार शंकुधारी वृक्ष जो पाए जाते हैं इतने घने होते हैं कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। जो दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक न पहुंच पाने के कारण वहां पर उसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट पड़ गया, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, भारत में स्थानीय सीमा किस देशांतर से लिया गया है। यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम की बात की जा रही है, किस देशांतर से लिया गया है। 82, 82.5 पूर्वी देशांतर, 82.5 अंश पश्चिमी देशांतर, 0 अंश देशांतर या 90 अंश पूर्वी देशांतर। तो ध्यान दीजिएगा साथियों,
यहाँ पर स्थानीय समय स्टैंडर्ड टाइम की बात की जा रही है तो 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात किया जाए साथियों भारत के कितने राज्यों से होकर के जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन, तो लिखिएगा उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर बात किया जाए छत्तीसगढ़, फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। तो 5 राज्यों से होकर के जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और 82.5 पूर्वी देशांतर को ही कहा जाता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा इसके बारे में कहाँ से जाता है यदि पूछ लिया जाए, यह रेखा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से के पास से गुजरती है। भारत का समय ग्रीनविच टाइम से जीएमटी से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लास्ट में जरूर कमेंट करके बताया करिए आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है, और कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहे तो वो भी कमेंट करके बताइए, तो मैं उसे आगे वाले सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, अकबर या बलबन। अमीर खुसरो की बात की जा रही है, तो यह किस सुल्तान के दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, इन्हें तोतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। खुसरो ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था, इन्हें तोतिए हिंद, भारत का तोता कहा जाता, मैं आपको बता चुका हूं। और सितार एवं तबला के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। साथियों सितार का आविष्कार की बात की जाए, तबला के आविष्कार की बात की जाए, ये सारे श्रेय आपका अमीर खुसरो को ही जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा साथियों, पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक की बात की जाए साथियों तो यह केरल में होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत के कुल रबर उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा आपका अकेले कहाँ पर होता है, तो केरल में होता है, आप लोग याद रखिएगा। रोचक तथ्य में पढ़िएगा इसको। रबर का पौधा मूल रूप से भारत का नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन का है, यह भी आप लोग याद रखेंगे, जो ज्यादा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है आर्टिकल 356 का संबंध किससे है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, मौलिक अधिकार। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो आर्टिकल 352 हो जाता है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, और वित्तीय आपातकाल की बात की जाए तो आर्टिकल 360, और मौलिक अधिकार के साथियों बात की जाए तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच आता है, और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। इस प्रकार बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा इसके बारे में, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या होता है, विफल हो जाता है, तब वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और भारत में सबसे पहले 1951 में पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले कहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो याद रखिएगा पंजाब में लगाया गया था 1951 ईस्वी में। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, भारत, क्यूबा, ब्राजील या चीन। तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का चीनी का कटोरा आपका क्यूबा को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। क्यूबा गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा साथियों क्यों प्रसिद्ध है, तो गन्ने की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात की जाए, सबसे ज्यादा उत्पादक वर्तमान समय में ब्राजील में हो रहा है, और दूसरे नंबर पे साथियों अपना प्यारा देश हिंदुस्तान, ठीक है, भारत होता है। दूसरे नंबर पे साथियों भारत आएगा और पहले नंबर पर ब्राजील आएगा वर्तमान समय की बात की जाए तो। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, डीपीएसपी की बात की जा रही है।
संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? भाग 3, भाग 4, भाग 2 या भाग 5? तो बात किया जाए साथियों भाग 3 में, तो भाग 3 में मैंने आपको बता रखा है क्या, मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और भाग 4 में साथियों डीपीएसपी के बारे में ही बताया गया है। और भाग 2 में आपका नागरिकता से संबंधित है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। और भाग 5 की बात की जाए तो संघीय शासन से भी संबंधित है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपको याद रहेगा, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात किया जाए डीपीएसपी, तो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच आता है, यह आप लोग ध्यान देंगे। और कहां से लिया गया है डीपीएसपी को? तो आयरलैंड से लिया गया है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, इन तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो मैं आपको बता चुका हूं। यह सरकार के लिए नैतिक निर्देश है, इन्हें अदालत द्वारा जबरन लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा आपके अधिहनन होता है तो आप लागू करा सकते हैं जा करके, लेकिन ऐसा नहीं है। डीपीएसपी की बात की जाए तो अदालत द्वारा नहीं लागू कराया जा सकता है, ये नॉन जस्टिसेबल है, आप लोग ध्यान देंगे। बात किया जाए एन्नोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग क्या इसका जवाब करेंगे? एन्नोर बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या उड़ीसा? तो एन्नोर बंदरगाह साथियों उड़ीसा में, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है साथियों, ध्यान दीजिएगा, यह भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है, निजी स्वामित्व वाला। ध्यान दीजिएगा, पहला कारपोरेट बंदरगाह है भारत का। तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य जहां 3 मुख्य बड़े बंदरगाह चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन स्थित है। 3 बंदरगाह, तमिलनाडु जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर 3 बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं। वो भी कौन कौन से? तो चेन्नई हो गया, एन्नोर हो गया, तूतीकोरिन। ये तीनों नाम आपको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन हैं और आ सकते हैं फिर दोबारा भी, तो आप लोग याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921, 1922, 1935, 1947? तो बात किया जाए साथियों हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। तो देखिए, दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई की थी और इन्हीं के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। रोचक तथ्य पढ़िएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के उपयोग से अनजान थे, वो केवल तांबा और कांसा जानते थे, इसीलिए इस सभ्यता को कांस्ययुगीन या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, ये देखिए गलती से ऑप्शन भी इसका क्लिक हो गया है, जो सही आंसर है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डेसिबल, डाप्सन, पास्कल या वेबर? तो ध्यान दीजिएगा, पहले से क्लिक हो गया है। डाप्सन आपका क्या होता है? ओजोन परत की मोटाई मापने का इकाई होता है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है यदि पूछ लिया जाए साथियों, तो क्या करेंगे आप लोग? समताप मंडल में, याद रखिएगा, समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और डेसिबल में क्या नापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता आपका डेसिबल में नापा जाता है। और पास्कल में क्या नापा जाता है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, एक डाप्सन किसके बराबर होता है? एक डाप्सन यूनिट ओजोन के 0.01 मिलीमीटर मोटाई के बराबर होता है। और बात किया जाए साथियों अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सबसे पहले 1985 में किसके द्वारा लगाया गया था? तो ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। ध्यान दीजिएगा, जो ओजोन परत में छिद्र की बात की जाती है यह अंटार्कटिका के ऊपर है और 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, यह भी क्लिक हो गया गलती से, कोई बात नहीं, इसके आगे नहीं मिलेगा आपको। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो राज्यसभा का पदेन सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है, यह आप सभी को मालूम होगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, आप लोग उम्मीद करता हूं सभी लोग जानते होंगे। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा साथियों, जो उपराष्ट्रपति पद होता है उसके लिए उसको कोई वेतन नहीं दिया जाता। जो वेतन आपको उपराष्ट्रपति को मिलता है वह वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने का उन्हें वेतन मिलता है, आप लोग ध्यान देंगे।
देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, रिंग ऑफ फायर की बात की जाए यह प्रशांत महासागर से संबंधित है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बात किया जाए इसके बारे में, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। प्रशांत महासागर, दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, बात किया जाए भूकंप की बात किया जाएगा तो दुनिया के 90% भूकंप इसी रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र में आते हैं और कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, असहयोग आंदोलन की बात की जाए साथियों, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ था? नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात की जाए 1919, 1920, 1922, 1930। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात किया जाए 1919 का, तो 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और इसी के विरोध में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरुआत किया गया। अब कब शुरुआत किया गया था साथियों? तो 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। और फिर आगे देखिएगा 1922 ये ऑप्शन, 1922 क्यों इंपॉर्टेंट है? 5 फरवरी 1922 को ही असहयोग आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था या समाप्त कर दिया गया था। ऐसा क्यों? चौरी चौरा कांड की वजह से, जहां पर क्या कर दिया गया, एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई वहां पर आंदोलनकारियों के द्वारा और कुछ पुलिस वालों की मौत हो गई। इससे गांधी जी के द्वारा 1922 में 5 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। और 1930 की बात की जाए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में आंदोलन शुरुआत किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में आपका साथियों जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ और इसके बाद से क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु ठीक उसी दिन 1 अगस्त 1920 की हुई थी जिस दिन यह आंदोलन शुरू हुआ था। बात किया जाए साथियों, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी आपका 1 अगस्त 1920 को हुई थी जिस दिन यह आंदोलन शुरुआत हुआ था। इससे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन असहयोग आंदोलन आपका शुरुआत हुआ था, यह भी आप लोग ध्यान देंगे। देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की बात की जाए, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? ध्यान दीजिए, 5 नंबर क्वेश्चन ना देखिएगा, नंबरिंग में थोड़ा सा गलती हो गई है, ये 25 नंबर क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो आपका भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। इस प्रकार बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में पढ़िएगा, 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था। जब 1935 में इसकी स्थापना हुई तो इसकी मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसका रोचक तथ्य पढ़िएगा, आरबीआई भारत के साथ साथ म्यांमार और पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर चुका है। ध्यान से देखिएगा, कर नहीं रहा है, यह पहले कर चुका है साथियों। आज़ादी के पहले आपका आरबीआई जो है म्यांमार के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में आपका कार्य कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या बहिमंडल? ध्यान से देखिएगा, इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे? वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात की जाए साथियों, तो सबसे निचली परत आपका क्षोभ मंडल होता है। बात की जब पहले नंबर पे क्या आता है आपका क्षोभ मंडल, फिर ध्यान दीजिएगा समताप मंडल। समताप मंडल के बाद साथियों आयन मंडल आता है और आयन मंडल के बाद साथियों वायुमंडल आता है चौथे नंबर पर। ठीक है, क्षोभ मंडल में साथियों मौसमी घटनाएं आपका क्षोभ मंडल में होती है और ओजोन परत की बात की जाए तो समताप मंडल में पाए जाते हैं। और आयन मंडल को साथियों ताप मंडल भी बोलते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा। और बात किया जाए साथियों ताप मंडल आयन मंडल जो होते हैं ये रेडियो संचार के लिए जाने जाते हैं। और वायुमंडल साथियों ये सबसे बाहरी परत होता है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, क्षोभ मंडल के बारे में वही बता रहा है कि बादल, वर्षा, तूफान जैसी सभी मौसम संबंधी घटनाएं इसी परत में होती हैं। और इस परत में ऊपर जाने पर तापमान घटता है, प्रत्येक 165 मीटर जाने पर 1 सेंटीग्रेड की दर से घटेगा। ध्यान दीजिएगा, इस परत में जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, 165 मीटर ऊपर बढ़ेंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिएगा,
भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बौद्ध प्रतिमाएं, शैल चित्र के लिए, जैन मंदिर के लिए या अशोक स्तंभ के लिए? पहले जानिए भीमबेटका स्थित कहाँ है। तो यह भीमबेटका बात की जाए साथियों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह शैल चित्र के लिए फेमस है। शैल चित्र के लिए फेमस है और यह एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। देखिए इसके बारे में बता भी रहा है, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्रों में ऐसी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया जो हजारों साल बाद भी आज फीके नहीं पड़े। कुछ इस तरह के वहाँ पर चित्रात्मक बने हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकार मैंने अभी पिछला क्वेश्चन एक कराया है तो वहां पर बताया है। मौलिक अधिकार बात किया जाए आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच मौलिक अधिकार की वर्णन किया गया है और 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। और कहाँ से लिया गया है? तो इसे यूएसए से लिया गया है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। और कहाँ पर आता है? तो भाग 3 में आता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और आर्टिकल 32 को पूछ लिया जाता है, संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, संविधान के इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। साथियों जो भाग 3 है ये संविधान का मैग्ना कार्टा भी इसी को कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा जो है इसी को कहा गया है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया कि भारत का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है संविधान की, तो भाग 3 को कहा जाता है जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच आता है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब केवल 6 बचे हैं। क्यों 6 बचे हैं? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब? 44 नंबर अमेंडमेंट होता है साथियों 1978 में, और संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है और आर्टिकल 300A के अंतर्गत रखा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पाक जल डमरू, यहाँ पर बात किया जा रहा है पाक जल डमरू किन 2 देशों को अलग करता है? बताइए, भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार या भारत और मालदीव? इसका क्या आप लोग आंसर करेंगे बताइए। भारत और पाक जल डमरू की बात की जाए साथियों तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करने का काम करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने आप सभी को बता रखा है साथियों, मैंने आपको बता रखा है क्या? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा साथियों कहाँ पाई जाती है? भारत और पाकिस्तान के सीमा बनाने का काम करता है। और कहाँ से कहाँ तक? यदि आपसे यह पूछ ले तो गुजरात से लेकर के जम्मू कश्मीर तक, गुजरात से लेकर के या जम्मू कश्मीर तक स्थित है रेड क्लिफ रेखा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। भारत और म्यांमार के रेखा को साथियों भारत म्यांमार सीमा रेखा बना गया है। और भारत और मालदीव की बात की जाएगी, याद रखिएगा, तो 8 डिग्री चैनल की बात की जाए साथियों तो यह आपका भारत से मालदीव को अलग करने का काम करता है। और कहाँ पर? यह मिनिकॉय द्वीप और मालदीव को अलग करता है। जो लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप है वहीं से 8 डिग्री चैनल मालदीव को अलग करने का काम करता है, यह भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। जो आपका साथियों ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया आपको? कौन सी रेखा की बात हो रही थी? पाक जलडमरू की बात हो रही थी। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। इसके नाम में पाक शब्द मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर है, न कि पाकिस्तान देश के नाम पर। याद रखिएगा, ये जो पाक जल डमरू का नाम पड़ा है, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक, इन्हीं के नाम पर यह रखा गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जो 30 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग क्या इसका आंसर करेंगे? ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? जो पहले से इसका आंसर क्लिक हो गया, कोई बात नहीं, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बात किया जाए साथियों, आगे देखिएगा इसके बारे में, पर्यावरण संरक्षण के समर्थन के लिए यह दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। कब? तो 22 अप्रैल को। 22 का अंक जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है समझिएगा। 22 मार्च को हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं, 22 अप्रैल को साथियों पृथ्वी दिवस, और 22 मई को ही जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। कुछ ऐसे ही साथियों ये होता है। 22 अंक पर्यावरण के लिए इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 दिवस इसी दिन आते हैं, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। यह 3 डेट आप लोग याद रखिए, मार्च, अप्रैल, मई, जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस। तो साथियों आज के 30 क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आए होंगे। तो सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, नमस्कार।